Hi everyone. Today is 12th 13th November 2024, Daily Brief day number 317. Whatever we expect with confidence becomes our self-fulfilling prophecy. आज हम 12, 13 नवंबर और 10 नवंबर 3 दिन के न्यूज़पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. From now onwards I will try कि न्यूज़पेपर everyday means everyday basis पे we will follow. This is a recorded video. सो दिस इज CSE 1. दिस इज एन इंटीग्रेटेड कोर्स. UPSC जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन पीस मील अप्रोच में नहीं होती है. हमें प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी स्टेजेस की एक साथ पढ़ाई करनी चाहिए. दैट इज वाई CSE 1 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स. इसमें अभी NCERT बुक्स भी कंप्लीट होगा, स्टैंडर्ड बुक्स भी है, नोट्स भी है, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिलिम्स एग्जाम है, एंड देन हम मेंस की भी यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं. यू कैन ज्वाइन इट फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹5555 ओनली. ये जितने भी न्यूज़पेपर के सेशंस हम लेते हैं, इसके सारे वीडियोस के नोट्स, न्यूज़पेपर के वीडियो के नोट्स, और इसके अलावा भी बहुत अच्छे शॉर्ट एक्सप्लेन्ड और PYQ और फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट सर्कुलर्स, इन्फोग्राफिक्स, ये सब आपको एक ही जगह बहुत अच्छे से मिल सकते हैं. और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल. So visit our website srajanindia.one and join our Telegram channel. Twitter and other social media platforms maybe I will try to be active. So let us quickly cover today's newspaper. This is November 13th, 2024 Wednesday. इसके बाद हम 12th भी कंप्लीट करेंगे और 10th भी इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे. ये रिकॉर्डेड वीडियो है. ब्रेक्स लेके मैंने ये सारा सेशन अभी रिकॉर्ड किया है. So this is November 13th, 2024 International Edition. First news है No invite from India. नेपाल प्राइम मिनिस्टर ओली set to travel to China. ट्रेडिशनली नेपाल के प्रधानमंत्री का पहला विजिट इंडिया रहता हुआ आया है अभी तक, बट अब जो अभी नए प्रधानमंत्री PM ओली दोबारा बने हैं, इनका जो विजिट है वो हो रहा है टू चाइना. सो डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल रिलेशंस में नेपाल और इंडिया के रिलेशंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये COP29 है. COP29 मतलब UNFCC का, और जो COP16 हुआ है वो हुआ है दिस CBD का. दिस CBD UN जो बायोडाइवर्सिटी है उसका, वो डिफरेंट है. सो दिस इज COP29 ग्लोबल कार्बन मार्केट गेट ग्रीन सिग्नल. तो इसमें हम कार्बन ट्रेडिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स को समझेंगे. ये मिस्टर ट्रम्प है, ट्रांजिशन हो रहा है US प्रेसिडेंटशिप में. वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव है डिबेटिंग द हेल्दी लॉन्जेविटी प्लान. जो पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 30 समथिंग थी, अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60-70 प्लस टच हो रहा है. डिवाइड बिटवीन रियलिटी स्ट्रैटेजी इज टू वाइड. और ये है क्रिकेट. जो फर्स्ट हेडलाइन है वो है फूड प्राइसेस पर रिटेल इन्फ्लेशन टू 6.2% इन अक्टूबर. सो ये है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों में बढ़ोतरी. इन्फ्लेशन भी प्राइमरली दो पैरामीटर्स हम देखते हैं. एक देखते हैं कोर इन्फ्लेशन और दूसरी होती है जो वोलाटाइल होती है, जिसमें फूड और फ्यूल भी इंक्लूडेड हो जाता है. सो जो इन्फ्लेशन है ये 6.7% है. अर्बन कंज्यूमर को 5.6% है. इन्फ्लेशन में अगर प्राइमरली अगर ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो वो है फूड और फ्यूल. जो खाने पीने की वस्तुएं हैं ये महंगी हो रही है, और जो फ्यूल है स्पेशली पेट्रोल एंड डीजल वो महंगा हो रहा है. तो वेजिटेबल इन्फ्लेशन है, फ्रूट प्राइसेस है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, तो CPI का डेटा है. देन दिसंबर में रेट कट नहीं होगा. रेट कट बाय MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ये RBI की 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, 3 RBI एंड 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड दे डिसाइड कि रेट्स क्या होंगी, रेपो रिवर्स रेपो रेट्स क्या होगी, बिकॉज रेपो रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करती है लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी डिसाइड करती है फिर कि इन्फ्लेशन रेट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो MPC का काम होता है इन्फ्लेशन 4 ±2% पे होना चाहिए, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन 6.7 है. जो अपर थ्रेशोल्ड है उसको इसने क्रॉस कर दिया है. तो मोडेस 3.1% राइज है. ग्लोबल प्राइसेस की भी अगर बात करें तो वेजिटेबल प्राइसेस एटसेट्रा, इनमें हम ये टेंडेंसीज देख रहे हैं. तो अभी 6.2% है विच इज अलार्मिंग
4 plus minus 2%. Near about 4% is a healthy number for inflation. Progress made in India Russia trade, जयशंकर साहब ने बताया. Then next is this is Supreme Court to give verdict today on illegal demolitions. So अगर demolition किया जा रहा है private property का भी as a punishment, तो क्या वो within law है या नहीं है, इसका verdict आने वाला है. Guidelines Supreme Court देगी against illegal, communal and retributive bulldozing of homes and private properties of accused persons by state. So क्या ये within law है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. देन दिस इज एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक. तो इजराइल एंड हमास, रशिया एंड यूक्रेन, चाइना की जो बुलिंग टैक्टिक्स है साउथ चाइना सी एंड ताइवान इंक्लूडिंग ट्रेड वॉर, इन सब इवेंट्स में मिस्टर ट्रंप की जो प्रेसिडेंटशिप है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम देखने को यहाँ पर देख पाएंगे. ये फर्स्ट फ्लेक्स है. दिस इज सोनमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में. दिस इज स्नो कवर्ड एरिया. Then this is election. So ये front page है. Then this is next page. This is mostly political. And this is next one. This is destination Araku. So where is this Araku? Araku is in Andhra. Dense fog engulfs Araku village in Aluri Sitaram Raju. Aluri Sitaram Raju जी का क्या significance है? Can you answer? He's a great personality. फ्रीडम फाइट में भी, फ्रीडम फाइटर में भी. तो आलूरी सीताराम राजू जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? आंसर, तो ये आंध्र प्रदेश में है. एंड डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड अ टेम्परेचर ड्रॉप 12 डिग्री सेल्सियस ओवर द पास्ट वीक. तो विंटर इज कमिंग. रिलायंस 65,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स में. सो बायोगैस है, दिस इज ऑल्टरनेटिव फ्यूल है. तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स का हम यहाँ पर लाइक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सो दिस इज वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज हमें क्लीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए. Government cities 17 cites 17 reasons to cancel FCRA registration. What is FCRA? FCRA stands for Foreign Contribution Regulation Act. ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ रजिस्टर करते हैं. तो एनजीओज अगर विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं और उन एनजीओ का जो वर्क है वो इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल सोशल या रिलीजियस हार्मनी, या फिर एनवायरमेंटल रिलेटेड, या फिर रिलीजियस कन्वर्जन है, प्रोसेलिटाइजेशन है, अगर ऐसी अगेंस्ट इंडिया उनकी एक्टिविटीज़ है, वो इन्वॉल्व है एनजीओज और उनकी फंडिंग फॉरेन से हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली होम मिनिस्ट्री को पूरा अधिकार है कि वो इनके एसेट सीज कर सकती है, इनके बैंक अकाउंट सीज कर सकती है और नेसेसरी एक्शंस लिए जा सकते हैं. तो क्लैरिफिकेशन मांगा है, अगर क्लैरिफिकेशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी. सुप्रीम कोर्ट सेट टू प्रोनाउंस वर्डिक्ट ऑन इलीगल डिमोलिशंस टुडे. तो ये जो इलीगल डिमोलिशंस हैं बाय द गवर्नमेंट, तो ये जस्टिफाइड है या नहीं है? इसमें एक सुओ मोटो केस आया था. जस्टिस BR गवई एंड KV विश्वनाथन हैड प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट इवन कॉन्विक्टेड क्रिमिनल्स फ्रॉम स्टेट स्पॉन्सर्ड प्यूनिटिव डिमोलिशन ऑफ देयर लीगल प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो इवन अ पर्सन इज कॉन्विक्ट, वो गुनहगार है और ये गुनाह सिद्ध भी होता है, तो जो पनिशमेंट का प्रक्रिया है वो पनिशमेंट का प्रक्रिया होगा बाय द ऑनरेबल कोर्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट इलीगल डिमोलिशन नहीं कर सकती. ये अभी देखते हैं डिसीजन क्या आता है. वी आर अ सेक्युलर कंट्री, वॉट एवर वी ले डाउन फॉर ऑल सिटीजन्स. सिटीजन्स ऑफ इंडिया, all citizens of India are equal. There cannot be a particular law for a particular religion. Unauthorized construction belonging to member of any community have to go no matter their religion or faith. तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है. लेट अस सी अब वो जेन्युइन डिमोलिशन है या फिर एनक्रोचमेंट है. सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज वेरी मच रिक्वायर्ड. सो ये इलीगल डिमोलिशन की बात है. No invite from India, Nepal Prime Minister only to visit China in December. This is again a significant development. India and China के जो relations है इनके बीच में आ गया है Chinese पैसा, check book diplomacy, and this is creating all type of challenges. नेपाल को भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है बिकॉज ये जो चाइनीज़ पैसा है इसके साथ बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आती है और चाइनीज़ पैसे ने
अभी तक का जो हिस्ट्री है किसी का भला नहीं हुआ है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मालदीव्स हो, ये सब उधार तले दब गए हैं। डेट डेट डिप्लोमेसी है, डेट रिडन हो गए। सो दैट इज वाई नेपाल हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इंडिया गोइंग, और इंडिया नेपाल के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड हमेशा से रहा है, पीसफुल हमारी एक स्पेशल फ्रेंडशिप ट्रीटी भी है। इंडिया गोइंग फॉर एडेप्टिव डिफेंस सेज डिफेंस मिनिस्टर। एडेप्टिव डिफेंस का मतलब है वॉरफेयर चेंज हो रहा है, मिलिट्री डिफेंस मैकेनिज्म को भी इवॉल्व करने की जरूरत है। Adaptive defense is not merely responding to what has happened, but anticipating. So, a good bureaucrat is one who solves the problem. Best bureaucrat is one who don't let the problem to happen at the first place. वो पहले ही anticipate कर लेता है. So, this is important. It involves cultivating a mindset and capability to adapt, innovate, and thrive, even in the face of unpredictable and evolving circumstances. इसका जो मंत्रा होगा, स्ट्रैटेजिक होगा, वो ऑपरेशनल रेस्पॉन्सेज होगा। और ये बात डिफेंस डायलॉग में मनोहर पर्रिकर साहब इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में बताई। तो जो डिफेंस है इट इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट जिसको थॉरली हम स्टडी करते हैं, थिंक टैंक्स स्ट्रैटेजीज बनाती है। सो यहाँ हमने एडेप्टिव डिफेंस की स्ट्रैटेजी बनाने की बात की है। एक और वर्ड अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और वो है काइनेटिक वॉरफेयर। What do you mean by the word kinetic warfare? Then this is celebratory event है, पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इगस बगवाल सेलिब्रेशन, ये दून यूनिवर्सिटी कैंपस देहरादून है। इसको बूदी दीपावली भी बोलते हैं और ये गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में 11 दिन आफ्टर दीपावली सेलिब्रेट किया जाता है। डिस्पाइट चैलेंजेस प्रोग्रेस मेड इन ट्रेड बिटवीन इंडिया रशिया, मिनिस्टर्स ने बताया। तो रशिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक टाइज हो, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर हो, नॉर्थ सी रूट हो, इन सब में प्रोग्रेस हो रहा है। रशिया एक इम्पॉर्टेंट मेजर सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर भी है, क्रूड ऑयल है, कोल है, यूरेनियम है। फार्माक्यूटिकल में भी इंडिया एंड रशिया के रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। रशिया के साथ पहले जो हमारा रिलेशन था वो केवल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में था, अब हम इसको वेरिड बहुत सारा डाइवर्सिटी यहाँ पर ला रहे हैं दिस बायलेटरल ट्रेड में। तो अवर डेलिब्रेशन कवर्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड बेनिफिशियल इंडिया रशिया इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन, reinforcing critical food, energy, health, security, facilitating mobility of talent and skills. So this is again important. DRDO carries out test of long range cruise missile. तो ये क्रूज मिसाइल है, इट फ्लाइज लाइक अ प्लेन, इट इज नॉट अ पैराबोला, इट इज नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल, इट फ्लाइज लाइक अ प्लेन। तो इसको बोलते हैं क्रूज। क्रूज भी दो टाइप की हो सकती है, सुपरसोनिक एंड नॉन सुपरसोनिक। तो ये जो क्रूज मिसाइल है, दिस क्रूज मिसाइल इज नॉट अ सुपरसोनिक, ये निर्भय मिसाइल है। निर्भय मिसाइल है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। जो सुपरसोनिक है उसका नाम क्या है, इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूज मिसाइल है जो गलती से फायर हो जाती है। तो द थिंग इज व्हाट इज इट्स नेम, तो क्रूज मिसाइल का नाम क्या है, एक जो इंडिया की बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट क्रूज मिसाइल है जिसमें अभी MTCR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTCR, MTCR ट्रीटी के बाद इसकी रेंज 280 से बढ़ाकर हम इसकी रेंज अभी अप्रॉक्स 3-4-500 तक जाने वाली है। सो दिस जो मिसाइल है ये LRLACM है, इसकी 1000 किलोमीटर की रेंज है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा से इसको फायर किया है और ये निर्भय मिसाइल है। तो दिस इज अ क्रूज मिसाइल, ये यूएस की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल के से सिमिलर है इसकी स्पेसिफिकेशंस। देन दिस इज पॉलिटिकल, ये है बाकू। बाकू ब्रेक थ्रू COP क्लियर्स कार्बन क्रेडिट ट्रेड। सो व्हाट इज कार्बन, विजिट अवर टेलीग्राम चैनल, कल मैंने कुछ बहुत अच्छे एक्सप्लेनर्स वहाँ पे शेयर किए थे, दे आर रियली नाइस। उसमें कार्बन क्रेडिट बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक कंट्री ए है एक्सेसिव कार्बन एमिशन कर रही है, एक कंट्री बी है जिसका कार्बन एमिशन कम है और सबके पास कोटा है से 100 यूनिट का। तो इसने एक्सेसिव कार्बन एमिशन किया 150 यूनिट और इसने 100 से कम केवल 50 यूनिट कार्बन एमिशन किया। तो जो बी कंट्री है उसने केवल 50 यूनिट कार्बन एमिशन किया है, तो 50 यूनिट का उसके पास सरप्लस है। एक विंडो है कि उसके पास 50 यूनिट का स्कोप है। तो बी कंट्री 50 यूनिट
इस ए कंट्री को जिसने 50 एक्सेस किया था उसको सेल कर देगी। तो इनको पेनल्टी होगा एक्सेसिव एमिशन का, इनको इंसेंटिवाइज होगा फॉर रिड्यूसिंग द एमिशंस। सो दिस विल वर्क लाइक रियली वेल, बिकॉज इसमें हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कार्बन एमिशन को कम करना और पीनलाइज कर रहे हैं कार्बन एमिशन को ज्यादा करना। तो ये कार्बन क्रेडिट ट्रेड की बात है। सच अ मार्केट विल अलाउ कंट्री टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट अमंग देमसेल्व्स। कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट ने बताया कि इससे एक तो फाइनेंशियल जो चैलेंजेस आते हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स में वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो कार्बन क्रेडिट से सर्टिफाइड रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन की भी यहाँ पर बात है। तो इसमें आर्टिकल 6 है पेरिस अग्रीमेंट में जो हुआ था, सब सेक्शन 6.2 है जो बात करता है बायलेटरल कार्बन ट्रेड पॉसिबल होगा और पार्टिसिपेट ग्लोबल कार्बन मार्केट में आप कर पाओगे। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवर आइडिया इज टू रिड्यूस अवर कार्बन फुटप्रिंट। आगे एक और बहुत अच्छा आर्टिकल है 12th में जिसमें ये सारे टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन किए हैं। इसको आगे देखते हैं। CO2 एमिशन सेट टू राइज 0.8% दिस ईयर। इंडिया का कंट्रीब्यूशन 4.6% है। CGI urges lawyers to desist from oral mentioning of cases for early hearing। ये है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में कॉग्निटिव एबिलिटीज हम देख रहे हैं। बैक्टीरिया मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पा रहा है। सो दिस इज अगेन रियली लाइक ऑसम। ऑर्गेनिजम्स दैट आर जनरली कॉल्ड इंटेलिजेंट। मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे एक बड़ी अच्छी लिस्ट शेयर की थी। उस लिस्ट में ये था कि कौन से एनिमल्स कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटीज डिस्प्ले कर रहे हैं। एक बार आप उसको जरूर पढ़ना, यूपीएससी आजकल बहुत सवाल पूछ रही है इधर से। तो ऑर्गेनिजम्स दैट आर जनरली कॉल्ड इंटेलिजेंट ये होती है डॉल्फिन्स, चिंपैंजीज, ऑक्टोपस, क्रोज एंड ह्यूमन। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ब्रेन है इनका, इतना इवॉल्व ब्रेन नहीं है जितना ह्यूमंस का होता है, बट स्टिल दे कैन डू सम कॉग्निटिव लाइक वर्क। फॉर एग्जाम्पल अभी औरंगुटवान का एक सवाल आया था कि वो एक टूल बनाता है स्टिक के थ्रू और उससे एंड्स को लाइक प्रे करता है, उसको कैप्चर कर लेता है। तो दिस टेल्स कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ दैट एनिमल। सिमिलरली जो डॉल्फिन्स होती हैं ये भी मैमल होती हैं और बहुत इंटेलिजेंट होती है। तो हम अब जो बैक्टीरिया के लेवल पे जाके ये इंटेलिजेंस हमने यहाँ पे देखा है, विच इज अगेन गुड थिंग। साइंटिस्ट अनकवर मिक्सअप अबाउट यूरेनस। तो वॉयाजर 2 ने ये अपने को दिस इंफॉर्मेशन दिया है। स्टॉप द फ्री कॉल, इंडिया एंड कनाडा मस्ट नॉट अलाउ देयर टाइज टू डिटीरियोरेट फर्दर। कनाडा के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण इंटरनेशनल रिलेशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। नॉट ओनली विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया एंड कनाडा मस्ट नॉट अलाउ देयर टाइज टू डिटीरियोरेट फर्दर। वी आर ऑल्सो वेरी क्लियर विद अवर स्टेटमेंट्स। कैनेडियन पीपल के साथ वी हैव नो इश्यूज एट ऑल। कनाडा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, डेमोक्रेसी है, लाइक माइंडेड कंट्री है, एंड वी रेस्पेक्ट अवर रिलेशन, वैल्यू अवर रिलेशंस विद कनाडा। अवर ओनली प्रॉब्लम इज ये जो कैनेडियन लीडरशिप है स्पेशली अंडर मिस्टर ट्रूडो, ये जिस तरीके से पॉलिटिकली सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को एनकरेज कर रहे हैं, इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज द ऑब्जेक्शन। सो इट इज नॉट अबाउट कैनेडियन पीपल पर से, इट इज अबाउट देयर लीडरशिप। और इस लीडरशिप का कनाडा में भी बहुत ज्यादा अभी लाइक डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। वैसे भी कनाडा में अभी नेक्स्ट ईयर चुनाव है। सो दिस सिग्निफिकेंट कन्वर्जेंस है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग कनाडा में जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। सो वी वैल्यू अवर रिलेशंस विद कनाडा। नो टाइम लॉस्ट है डोनाल्ड ट्रंप, इसमें थोड़ा वेट करते हैं। हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, चुनाव होने के पहले जो नेता लोग बात करते हैं वो पावर आने के बाद जरूरी नहीं है वो वैसे ही सेम बात करे। चुनावी बातें अलग होती है। तो जो मिस्टर ट्रंप है इन्होंने इलेक्शन के टाइम में जितनी भी बातें की, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सारी चीजें एज अ प्रेसिडेंट फिर वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो लेट अस वेट एंड वॉच। देन डिबेटिंग द हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव। यहाँ बात है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है इसका हमें ट्रीटमेंट आ गया है, डेमोग्राफिक चेंज है, तो वर्ड जो है इनका लाइफ स्पैन बढ़ रहा है पीपल का। जैसे जापान में यू कैन इजीली फाइंड 80 90 100 साल के लोग मिल जाते हैं। तो वहाँ पे जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा है। अब लाइफ स्पैन ज़्यादा होने के बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि हमारे पास डिसीज़ का क्योर आ गया है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, हम लाइक प्रॉपर एक्सरसाइज है, जैसे मेडिटेरेनियन फूड है वो बहुत अच्छा माना जाता है। मेडिटेरेनियन फूड उससे लॉन्गेविटी होती है। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स है।
तो इससे अभी फिर अब प्लस मेडिकली भी हम बहुत ज़्यादा अब साइंटिफिक दिस मेडिकल साइंस इवॉल्व हो रही है। सो बहुत सारी डिसीजेस जिसके कारण पहले डेथ हो जाती थी, बट अब हम उसका सॉल्यूशन, उसका क्योर फाइंड कर लिए। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जैसा खाना खाओगे वो आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करेगा। सो दिस इज़ द थिंग। इसके अलावा जैसे अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका ज़्यादा है, मतलब मोटापा है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो इससे डिसीज़ बर्डन भी हो जाता है, हॉस्पिटल के बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो दिस इज़ अगेन कि हम स्पेशली जो लाइफस्टाइल डिसीजेज़ हैं इसको दूर करें। वी शुड चूज़ हेल्दी फूड। आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, और यू शुड बी लाइक फिजिकली एक्टिव और इमोशनली, एंड दिस योगा एंड ऑल दिस एक्चुअली हेल्प्स। सो टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी, टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, सोशल डायनामिक्स इलेक्टोरल आउटकम्स है। दिस इज IMEC। IMEC क्या था? इंडिया से स्टार्ट हुआ, मिडिल ईस्ट गया, दुबई, सऊदी, और वहां से इसराइल होता हुआ ग्रीस चला गया। तो दिस इज IMEC। ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। G20 की साइडलाइन में इसको हमने स्टार्ट करने की बात की थी। अब द थिंग इज, इसको एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ा हमारे लिए टास्क है। स्वेज कैनाल में ट्रांसपोर्टेशन जैसे यहाँ पे बताया है, 40% 30%, दीज आर नंबर्स। द थिंग इज, हमें इसमें प्रोग्रेस ज़रूरी होगा, और इसका एक बहुत बड़ा जो बॉटल नेक आ रहा है वो आ रहा है इसराइल और हमस का इशू। तो होपफुली अभी लेट अस सी IR में नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। अभी हमें किसी भी टाइप के स्टेटमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। जनवरी ऑनवर्ड्स देखना, IR बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो जैसे हमने दुबई है, मीनवाइल दुबई के साथ हमने सेपा साइन किया है। दुबई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। सो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2022 में साइन किया है, और बायलैटरल ट्रेड्स को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें यह भी ज़रूरी होगा कि हम अपने इंडियन इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें। कॉरिडोर के अलावा क्लीन एनर्जी, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल, पाइपलाइंस, एनर्जी ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी, ये सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स होने वाले हैं। सो इंडिया को इंडियन इंटरेस्ट बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए। देन दिस इज नेक्स्ट वन, मैग्नीट्यूड ऑफ द सिक्किम अर्थक्वेक। Then this is freedom is the will truly free. Then this is next one, ब्रेव एज अ लायन। अक्सर हम एनिमल्स का वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं अगर हमें कोई ह्यूमन क्वालिटी को बताना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज ब्रेव एज अ लायन, मतलब ही इज अ वेरी ब्रेव पर्सन, ही इज अ लायन हार्ट। सो ब्रेव एज अ लायन। मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट, मतलब वो भूलता नहीं है। एलिफेंट्स आर नोन फॉर देयर लाइक एलिफेंट मेमोरी। तो ब्रेव एज अ लायन, मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट, ये सब हम यूज करते हैं। टू सिंग लाइक अ नाइटेंगल, नाइटेंगल बहुत ब्यूटीफुली सिंग करती है। आप बता सकते हो इंडियन नाइटेंगल किस फ्रीडम फाइटर को बोला जाता है? देयर इज अ पर्सन जिनको इंडियन नाइटेंगल बोला जाता है। जब हमारे यहाँ संविधान सभा चल रही थी तो उनको इंडियन नाइटेंगल कहा गया था। आप बाद में काफी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट्स को भी होल्ड करेंगे। देन दिस इज नेक्स्ट वन, प्राउड एज अ पिकॉक, प्राउड एज अ पिकॉक, टिमिड एज अ माउस, पेपर टाइगर है। जैसे चाइना की जो आर्मी है वो पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर का मतलब looks powerful but actually is not. Then this is too nice a person to be called a rat. Rat मतलब it is someone who like a turncoat है, turncoat है, a worker who refuses to join a strike, तो that is called deserter, तो ये rat कहलाता है। देन दिस इज नेक्स्ट वन। तो ये कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स के जो ट्रेट्स हैं उनको हम अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। देन ऑब्ड्यूरेसी का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूटनेस बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अनयील्डिंग एंड इनफ्लेक्सिबल। देन दिस इज नेक्स्ट वन, एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर, रिबाउंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। दलाल स्ट्रीट है, BCCI टू विदड्रॉ एजुटेक, सेबी है। देन दिस इज ट्रम्प वरीज। देन दिस इज नेक्स्ट वन, तालिबान बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाले हैं, लेट अस सी। प्राइम मिनिस्टर हसीना, लेट अस सी। देन ट्रम्प है, देन इजराइल है, देन क्रॉस फायर है। बिकॉज अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं दिस माइक्रो फाइनेंस एंड मिस्टर जो ट्रम्प है, इनके बीच के रिलेशंस कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे इन द पास्ट। UN क्लाइमेट समिट पुट्स अजरबैजान ह्यूमन राइट्स। देन इन द आफ्टर मैथ, एंटी वॉर, चाइना का लार्जेस्ट एयर शो है। एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स। सो दिस इज
टुडेज न्यूज़पेपर। अब हम 12th का भी कवर करते हैं, 12th का भी कवर करते हैं। ऑल राइट, सो ये 12th है। सो दिस इज November 12th 2024। लेट अस क्विकली कवर दिस न्यूज़पेपर। अब यहाँ फर्स्ट है, फार्मा फेसिंग शॉर्टेज ऑफ की फर्टिलाइजर। सो दिस इज DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये एक फर्टिलाइजर है। इट इज़ यूज्ड व्हाइल सोइंग व्हीट। पैलेस्टीनियन स्टेट नॉट रियलिस्टिक है, इजरायली मिनिस्टर ने कहा, बट इंडिया की 2 स्टेट पॉलिसी है। वी बिलीव इन द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, वी बिलीव इन द स्टेट ऑफ इजराइल, तो 2 स्टेट पॉलिसी है। This is Green Harvest. Tribal women harvest paddy in Kamrup district of Assam on Monday. Then ban by Meta not Canada, says Australian media portal। कि जो बैन लगाया था वो मेटा फेसबुक, देन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बताया, कैनेडियन गवर्नमेंट ने नहीं लगाया था बैन। UN raises alarm as climate talks kick off in Azerbaijan। तो दिस इज बाकू। 29th COP है COP29। दिस इज अजरबैजान। दिस इज UNFCCC, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, और अगर ऐसा ही चला तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण सी लेवल जो है वो राइज होगा, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑल टाइप ऑफ डिजास्टर्स इंटेंसिफाई होंगे, फ्रिक्वेंट होंगे, और जो हमारा एग्जिस्टेंस है उस पर सवाल उठेंगे। द प्रॉब्लम इज कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए वी नीड फाइनेंस। बिना पैसे के काम नहीं होता है। जितना भी आपका नोबल वर्क है, इफ़ यू डोंट नॉट हैव मनी, इट विल नॉट बी, एग्जीक्यूशन विल बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। सो क्लाइमेट चेंज के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, और फाइनेंस के लिए हमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूके, वेस्टर्न यूरोप, ये इतने पैसे वाले कैसे बने? बिकॉज इन्होंने पिछले 100 साल में बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न किया है। सो वी से कि you become developed because of the usage of fossil fuel, so now your responsibility to fund it, this war against climate change। तो इसीलिए CBDR होना ज़रूरी है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और से एक कंट्री ऑफ अफ्रीका है, सोमालिया है, या फिर सम कंट्री लेस डेवलप्ड टुवालू आइलैंड है, दोनों को एक पेज पे नहीं रख सकते कि डेमोक्रेसी है, आप भी 1 बिलियन दो, आप भी 1 बिलियन दो। नो, तो कंट्रीब्यूशन होगा, बट वो कंट्रीब्यूशन उस कंट्री की हैसियत के हिसाब से होगा। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सो इस बात पे आर्ग्यूमेंट्स हैं और कंसेंसस नहीं बन पाता है। देन ये है चुनाव, ये सब चुनावी न्यूज़ है। दिस इज विंग्ड विजिटर्स, ये है पेलिकन्स। पेलिकन्स है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा, और ये साइबेरिया से आते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। सी प्लेन लैंड्स इन मट्टूपेटी डैम, रेजेस इकोलॉजिकल कंसर्न्स। तो ये अभी सी प्लेन स्टार्ट हो गया है सर्विसेज, कोची में है, मुन्नार इन इदुक्की। बट अब द प्रॉब्लम इज कि इससे क्या होगा, ये जो वाटर की जो इकोलॉजी है ये बहुत सेंसिटिव होती है। सो अगर हम बहुत ज़्यादा सी प्लेन या फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ाएंगे, जो नेशनल वाटरवेज में भी प्रॉब्लम आई थी, तो इससे इकोलॉजिकल डैमेज ज़्यादा हो सकता है। नो रिलीजन एनकरेजेस पॉलिटिंग एक्टिविटीज, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। देन यूपी PSC में अभी काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही है, स्टूडेंट्स को बहुत हार्डशिप फेस करना पड़ रहा है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि यहाँ पे नेसेसरी जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है इससे एट टाइम्स डिफिकल्टी होती है। मैं तो बोल रहा हूँ UPSC में भी ऑप्शनल को ख़त्म करो। ये जो ऑप्शनल है UPSC का, ये बहुत ही एट टाइम्स बायस्ड होता है। किस ऑप्शनल में ज़्यादा नंबर मिलेंगे नोबडी नोज। ये जो ऑप्शनल होता है इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ये होना ही नहीं चाहिए। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, UPSC में भी अगर ऐसा कुछ डिमांड आए ना, तो हमें डिमांड करनी चाहिए सबसे पहले तो इस ऑप्शनल को ख़त्म करिए। दूसरा, प्रीलिम्स का जैसे ही एग्ज़ाम होता है इसकी आंसर की विद इन अ मंथ आप रिलीज़ करिए। स्टूडेंट साल भर सस्पेंस में रहता है कि मेरा सही हुआ या गलत हुआ, ये गलत है। आप तुरंत उसकी मार्क्स जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की विद इन 1 मंथ अलॉन्ग विद रिजल्ट डिक्लेयर दैट मार्कशीट, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स की जनता भी ज़्यादा होती है। जो मेंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10-12 हज़ार। इन 10,000 स्टूडेंट्स ने जो आंसर लिखा है अभी मेंस में, तो आप रिजल्ट दे रहे हो, साथ ही साथ उनकी आंसर की मार्कशीट भी स्कैन करके उसकी PDF कॉपी प्रोवाइड करिए। ये UPSC को करना चाहिए। चौथी एक और डिमांड आपको करनी चाहिए कि जो इंटरव्यू होता है
इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि इस पर्सन को आपने 200 नंबर दिए हैं इंटरव्यू में, पर किस बेसिस पे दिए हैं? क्या वो डिज़र्व करता था? उसने क्या सवाल पूछे? कैसे सवाल पूछे? तो यूपीएससी किन चीज़ों को एप्रिशिएट करती है। सो देयर शुड बी सम ट्रांसपेरेंसी। तो अगर कभी यूपीएससी से भी आपको डिमांड करनी पड़े तो आप इन 4-5 बातों को ज़रूर डिमांड करो। पहला, ऑप्शनल में जो नॉर्मलाइज़ेशन होता है, इट इज़ ऑफ लाइक बहुत इसमें डिस्पैरिटी है। दूसरा, जो प्रीलिम्स की मार्कशीट है ऑफिशियल आंसर की है, वो अलोंग विद रिजल्ट्स प्रीलिम्स रिजल्ट डिक्लेयर करिए। तीसरा, मेंस की आंसर कॉपी सबको अपनी देखने का अधिकार है। चौथा, इंटरव्यू जो होता है इस इंटरव्यू को आप रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करो। टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो गई है। और पांचवा, एक और रिक्वेस्ट करनी चाहिए यूपीएससी की, ये जो पूरे एग्जाम की प्रोसेस 1 ईयर की है, इसको 6 महीने में वाइंड अप करिए। साल भर तक एग्जाम चलता रहता है, ये सही नहीं है। तो ये 5 डिमांड्स ना सभी को करनी चाहिए। ऑप्शनल को हटा दो। सेकेंड, प्रीलिम्स की मार्कशीट तुरंत रिलीज करो, आंसर्स रिलीज करो। तीसरा, मेंस में चाहे सेलेक्टेड है या नॉन सेलेक्टेड है, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने जो मेंस में आंसर लिखा है उसको आप अपलोड करो, उसकी मार्कशीट बताओ। चौथा, आपको इंटरव्यू का लाइव वीडियो हमें एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स का 3000 स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू देते हैं वो प्रोवाइड कराइए। और ये जो यूपीएससी की प्रोसेस 1 साल तक चलती है, इसको 6 महीने में वाइंड अप करिए। सो दीज डिमांड्स आर रिक्वायर्ड। अदरवाइज ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में है, इसमें यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, प्रेशियस टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। और सच टाइप ऑफ जो अगर प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की डिमांड तो है बट इसका पॉलिटिसाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टूडेंट्स को फिर इतना फ़ायदा नहीं होता। इस ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, ऑस्ट्रेलिया टुडे है। देन दिस इज इलेक्शंस। इंडिया बांग्लादेश ऑफिशियल टू डिस्कस न्यू एवेन्यूज ऑन ट्रेड। फार्मर्स डेली पुरसूट है, डीएपी कम है। देन दिस इज नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। सो दिस इज तारिनी, इसमें नेवल ऑफिसर्स पूरे जिस सदन सी में ऐसे पूरा वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। देन दिस इज फाइनेंशियल रोड ब्लॉक कंटिन्यूज टू हिंडर कंजर्वेशन एफर्ट्स। कॉप 16 था। अब ये जो कॉप 16 था ये सीबीडी वाला है, दिस इज बायोडाइवर्सिटी वाला है। तो ये हुआ कोलंबिया में, और अजरबैजान में चल रहा है यूएनएफसीसीसी का कॉप 29। तो ये कॉप 16 है, दिस इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कोलंबिया में अभी कंडक्ट हुआ। इसमें कुछ बात इन्होंने रखी। पहला तो अगेन कॉमन पॉइंट है, फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम है। डिफेंस बायोडाइवर्सिटी, डिफेंस होना चाहिए। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो कैटास्ट्रॉफिक डैमेज करती है उसको स्टॉप करें। मोमेंटम फॉर ब्लू होना चाहिए, ब्लू दैट इज मेरीन एरिया को सेफगार्ड करें। वन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। वन हेल्थ का मतलब इकोसिस्टम, एनिमल और ह्यूमन हेल्थ। वाई विद कॉशन हम करें, जैसे हम बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी लाते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एटसेट्रा से डैमेज नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, बायोडाइवर्सिटी फंडिंग, हमने डिफेंस की बात की, एलियन स्पीशीज, मोमेंटम फॉर ब्लू दैट इज मैरीन, वन हेल्थ है, वन हेल्थ का मतलब है जूनोटिक डिसीजेज एटसेट्रा। देन कॉशन। फिर इसके प्रॉब्लम्स क्या है, फाइनेंस एक प्रॉब्लम है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था 700 बिलियन की ज़रूरत थी, उसमें अभी 30 बिलियन ही आया है, पैसा नहीं है। देन इसके अलावा डिसएग्रीमेंट फ्रॉम गवर्नेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो जाता है, और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजिंग होता है। तो इंडिया इसमें ऑल दो कमिटेड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। सो लेट अस सी, अब जो नेक्स्ट कॉप 17 होगा वो होगा अर्मेनिया में। कॉप 29 है, इसमें कुछ जार्गन्स है, जैसे यूएनएफसीसीसी, व्हाट डज इट मीन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक ट्रीटी है, 1992 में हुई थी। 200 से ज्यादा कंट्री ग्लोबल वार्मिंग के लिए कमिटेड है। सो यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, कॉप 29 की मीटिंग बाकू में हुआ अभी, 1994 से मीटिंग स्टार्टेड। एनसीक्यूजी एक नया एक्रोनिम है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये टारगेट्स हैं कि हमें कितना कॉन्ट्री देना है। एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होते हैं, हर कंट्री प्लेज करती है कि हम इतना पैसा और इतने सारे टारगेट्स फुलफिल करेंगे कि एमिशन कम कर रहे हैं एटसेट्रा। ग्लोबल वार्मिंग है, वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज है, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसमें CH4 और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, दो बड़े कल्प्रिट हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेट जीरो मतलब जितना कार्बन एमिशन हमने किया है उतना ही हमने एब्जॉर्ब कर दिया, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो। लॉस एंड डैमेज फंड अभी 800 मिलियन का है, और इसमें क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर्स हैं उसको फंड करने की बात है।
कार्बन ऑफसेट है, जो कार्बन क्रेडिट किया कि एक कंट्री ने एक्सेस एमिशन किया, एक ने कम किया, तो एक्सेस वाला इस कम वाले से कार्बन ऑफसेट खरीदेगा। आर्टिकल 6 पे अभी डिस्कशन था पेरिस अग्रीमेंट, और इसमें बात है कार्बन ट्रेडिंग का एक पूरा प्रॉपर मार्केट बनाने की। तो ये टर्म्स याद रखने हैं, मैं इसका अभी नोट्स भी शेयर कर दूंगा। आर्टिकल 6 कार्बन ऑफसेट, लॉस एंड डैमेज, नेट जीरो, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एनडीसी, एनसीक्यूजी, कॉप एंड यूएनएफसीसीसी। एलएसी का अग्रीमेंट है, अभी इसको थोड़ा वेट करते हैं। चाइना इज अगेन वेरी डिफिकल्ट कंट्री। पॉलिटिकल मेल्टडाउन है, कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है। एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि जो इनमेट्स भी होते हैं वहां पर भी राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो जेल का वर्क है, चाहे क्लीनिंग का वर्क है, बार्बर का वर्क है, या फिर कारपेंट्री का वर्क है, एजुकेशन का वर्क है, वॉट एवर द वर्क इज, ये जो कॉन्विक्ट्स हैं, इनमेट्स हैं, इसमें स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। एवरीबडी इज इक्वल, आर्टिकल 14 एंड 15 लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए इन जेल। एएमयू को एक माइनॉरिटी स्टेटस क्या मिल जाएगा, इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनर मैंने कल शेयर किया है, हैव अ लुक टेलीग्राम चैनल पे। मैं ऐसे अब कॉन्टिन्यूसली आपको रेगुलरली सब शेयर करूंगा। माइनॉरिटी मतलब आर्टिकल 2930, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वर्ड है, लिखा है मुस्लिम, और मुस्लिम जो होते हैं ये एक माइनॉरिटी में है। इंडिया में रिलीजन और लैंग्वेज दो बेसिस पे माइनॉरिटी डिसाइड होती है। तो जो मुस्लिम्स हैं, इस्लाम है, मुस्लिम्स को माइनॉरिटी कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 29 एंड 30 यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। बट एएमयू जो रजिस्टर्ड हुआ है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्ट के थ्रू रजिस्टर हुआ है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्ट के थ्रू रजिस्टर हुआ है तो इसका मतलब है वो एक सेंट्रल एजेंसी से बना है। वहां पे बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन भी होगा, जैसे एससी एसटी, सारे ओबीसी रिजर्वेशंस भी होंगे। तो उस केस में गवर्नमेंट का करिकुलम वहां पे वर्क होगा। तो क्या वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट रह पाएगा, इस बात पे पूरा डिबेट है। तो आर्टिकल 30 बोलता है रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये फंडामेंटल राइट है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात है। आर्टिकल 15 बताता है कि प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन में भी एग्जाम्पशंस मिल सकते हैं। 50% सीट्स हैं वो ओन कम्युनिटी को प्रोवाइड की जा सकती है। तो माइनॉरिटी स्टेटस का जो टैग मिलता है तो उससे सर्टेन अदर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो 1875 में मुस्लिम रिफॉर्मर थे, रिफॉर्मर मतलब सुधारक। तो रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट थे सर सैयद अहमद खान। ये एक्चुअली एक फैक्ट है। अभी एक कमेटी रिपोर्ट में भी बताया था कि मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लैक ऑफ एजुकेशन। मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी आ रही है वो आ रही है लैक ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन भी मॉडर्न लाइन की एजुकेशन। सेम चीज अभी मदरसा में भी यही बात कही गई थी कि हम मॉडर्न साइंटिफिक लेटेस्ट जो करिकुलम है उसको पढ़ाएं बच्चों को। रिलीजियस टीचिंग्स आर ओके, बट बच्चों को आधुनिक और जो प्रासंगिक शिक्षा है वो देना बहुत ज़रूरी है। उनको मैथ्स आनी चाहिए, साइंस आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, जो लेटेस्ट अभी जो करिकुलम है, ताकि वो बाकी बच्चों के साथ अच्छे से आगे बढ़ पाए। तो इसी बात पे सर सैयद अहमद खान ने बताया था कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्टार्ट हुआ, जो ऑफर करेगा मॉडर्न ब्रिटिश एजुकेशन रूटेड इन इस्लामिक वैल्यूज टू मुस्लिम्स। तो 1920 में एएमयू एक्ट आता है और फिर इस तरीके से एएमयू बनती है। अब बात आती है, इसमें पहले भी डिस्कशन हुआ था कि क्या इसको माइनॉरिटी टैग में रखा जाए या फिर बाकी जैसे अदर इंस्टीट्यूट्स होते हैं इंडिया के एजुकेशनल उसमें कंटिन्यू रखा जाए। तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बताया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश्ड प्रायर टू एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 30। आपने क्लैरिफाई किया कि लीगल रिकॉग्निशन होगा, फंडामेंटल पर्पस प्रीडोमिनेंटली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी यहाँ पर होगा। तो मध्यम रास्ता निकालने का कोशिश किया गया है। लेट अस सी, अभी इस पे अभी और हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। यूरोप का डिजिटल यूरो है। हैंड मी डाउन, हैंड मी डाउन का मतलब पास ऑन करना। जैसे हैंड मी डाउन मतलब कोई क्लोथिंग है, अक्सर घर में होता है ना, बड़े जो होते हैं अपने एल्डर सिबलिंग्स होते हैं, उनकी कोई बुक्स है, उनका कोई दिस क्लोथ्स हो सकते हैं, व्हीकल हो सकता है, वो फिर छोटे बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड हैंड मी डाउन। तो एन आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग गिव्स अवे टू समवन व्हेन यू हैव नो मोर यूज फॉर इट, तो दिस इज हैंड मी डाउन। देन दिस इज माई टेक, मतलब मेरा ओपिनियन क्या है। देन गुड ओल्ड व्हाट्स योर ओपिनियन, तो दिस इज माई टेक।
देन यू डिग का मतलब होता है डू यू अंडरस्टैंड. हार्डली एनीबडी यूजेज इट नाउ. इंग्लिश भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है. ट्रंकेट का मतलब होता है कट शॉर्ट करना, उसको छोटा कर देना. देन डॉलर है. डॉलर इसलिए बढ़ रहा है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रुपी. ये डायरेक्ट डायरेक्ट कोरिलेशन करना गलत है कि इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड बिकॉज रुपी का डिक्लाइन हो रहा है. एक्चुअली यूएस डॉलर की शॉर्टेज हो रही है और यूएस डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है. तो नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल अदर करेंसीज वो वीकन हो रही है इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर. इन द सेंस कि एक डॉलर के लिए आपको जैसे अभी 84 रुपी देना पड़ रहा है. देन युवराज सिंह है. देन ट्राई है. इन्वेस्टर इंडिया में सेफ्टी देख रहे हैं. जर्मन सर्विसेज है. पैकेजिंग फॉर सिंगल. देन व्हाट यू नीड टू नो अबाउट चाइना, 1.4 ट्रिलियन डेट पैकेज. देन दिस इज जापान. सऊदी कुवैत है. देन दिस इज स्पेन. स्पेन में अभी डिजास्टर फ्लड आए थे. टेमिंग द बीस्ट. और ये हो गया स्पोर्ट्स. सो दिस इज 12th. गिव मी 5 more minutes. इन 5 more minutes हम अभी संडे भी कंप्लीट करते हैं सो दैट कल से हम डेली बेसिस पे आ जाएंगे. ऑल राइट, सो दिस इज द हिंदू. दिस इज संडे November 10th. तो इंडिया विल नॉट प्ले चैंपियन ट्रॉफी मैचेस इन पाकिस्तान, बीसीसीआई ने बताया. पेरेंटिंग योर पेरेंट ऑन हॉलीडे. अक्सर जो बड़े होते हैं और बच्चे होते हैं दोनों सेम होते हैं. तो जैसे बच्चों का ख्याल रखना होता है वैसे बड़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, एल्डरली पेरेंट्स का. तो पेरेंटिंग योर पेरेंट ऑन हॉलीडे. पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग विद एजिंग पेरेंट्स टू रिकनेक्ट एंड क्रिएट मेमोरीज. दिस इज वेरी गुड. पेरेंट्स को, एल्डरली को घुमाने ले जाओ उन्हें. People are now traveling with aging parents to reconnect and create memories. This is good. Then MAGA, then this is what are the cost of slowing population in India. इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनर कल मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, हैव अ लुक. देन इंडिया विल नॉट प्ले पाकिस्तान और इसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज ऑफ दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड दिस इज समथिंग वी शुड नॉट टेक इट लाइटली. श्रीलंकन टीम का जब विजिट हुआ था, ओपनली श्रीलंकन टीम की जो लाहौर के पास जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इंजरी भी हुआ था, सिक्योरिटी पर्सनल का लाइफ लॉस हुआ था. दिस इज़ वेरी वेरी लाइक सीरियस मैटर. और जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस रहे, तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. और हमारी ऑफिशियल पॉलिसी भी है, टेररिज्म और स्पोर्ट्स ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते. यू वांट स्पोर्ट्स, यू वांट ट्रेड, तो यू हैव टू स्टॉप टेररिज्म. एक तरफ आप टेररिज्म भी रखोगे, फिर दूसरी तरफ आप स्पोर्ट्स भी रखोगे, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती है. यू हैव टू ड्रॉप टेररिज्म. देन दिस इज नेक्स्ट वन. रैंसमवेयर अटैक किट की डिफेंस यूनिट लास्ट ईयर. तो रैंसमवेयर मतलब साइबर अटैक है, फिर फिरौती मांगी जाती है. रैंसमवेयर है, मेलवेयर है, जैसे अभी एम्स में हुआ था. दिस इज सर्ट इन. देन अहेड ऑफ COP29 इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट और फाइनेंस को एम्फेसाइज किया है. देन लिविंग इन फियर, छत्तीसगढ़ में शिफ्टेड टू तेलंगाना. दिस इज माओइस्ट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी डिफिकल्ट एरियाज हैं, जैसे जहाँ पे नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही है. एक तरफ नक्सल्स उनको परेशान करते हैं, फिर जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनका भी इंटरोगेशन हो जाता है, और कभी वॉर जैसे अगर लाइक दिस एनकाउंटर भी होते हैं तो उसमें जो लोकल्स होते हैं इनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. तो दिस इज़ लिविंग इन फियर. दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर. ट्राइबल वुमेन फ्रॉम छत्तीसगढ़ अभी तेलंगाना शिफ्ट हो गए बिकॉज ऑफ माओइस्ट एंड सिक्योरिटी फियर्स. तो गवर्नमेंट नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. देन दिस इज नेक्स्ट वन. अब ये है एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसेबल्ड पर्सन इज अ फंडामेंटल राइट्स. एक्सेसिबिलिटी, हर किसी को एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी है. आर्टिकल 21 के अंदर यूनिवर्सल डिज़ाइन होनी चाहिए, जैसे ब्रेल हर जगह होना चाहिए, रैम्प हर जगह पे होनी चाहिए. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. रतन टाटा साहब ने शो किया था स्टेडफास्ट कमिटमेंट टू इंटीग्रिटी, एक्सेलेंस एंड सर्विस. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें यंग entrepreneurs और एस्पायरेशंस ऑफ यंग entrepreneurs को फुलफिल करना है, एंड वी नीड टू क्रिएट वेल्थ. वी नीड टू क्रिएट वेल्थ एंड मेक पीपल्स लाइफ बेटर. टाइप 2 डिसीज के लिए ये IDF है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने बताया. एक्टिव लाइफस्टाइल इज वेरी गुड लाइफस्टाइल. जैसे कंबाला रेस होती है बफेलो की, तो ये कैटल्स की रेस है. तो ये कैटल्स की रेस फील्ड है. एंड देन दिस इज पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट इन केरला. तो ये हमारा कल्चर है. जैसे हमने जलीकट्टू देखा था, कैटल अनलीश्ड. तो जैसे
कहाँ पे होता है वो, स्पेन की जो रेस होती है वैसा ही ऐसा इंडिया का भी है, और इंडिया में ऐसे कैटल्स की सारी रेस होती है। तो ये राइस फील्ड एंड इधर यहाँ पर रेस हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज गुड। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे ब्रीड कंजर्वेशन होता है और ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑल, दिस इज पार्ट ऑफ अवर कल्चर। व्हाट हैपन्स टू इंडियन फर्म्स ऑन यूएस ब्लैकलिस्ट? तो कुछ फर्म्स को ब्लैकलिस्ट किया है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी इन पे आरोप लगा है। लेट अस वेट एंड वॉच। तो अभी इस पे थोड़ा वेट करते हैं। फिलहाल एमईए का स्टेटमेंट आया है कि ये वैलिड नहीं है। ट्रम्प ट्रीट इलीगल इंडियंस, तो ट्रम्प की एक पॉलिसी होने वाली है, जो इलीगल पीपल है उनको डिपोर्ट किया जाएगा। लेट अस वेट एंड वॉच। अभी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं पास करने चाहिए। लेट अस सी एक्चुअली जब ट्रांजिशन हो जाता है तो क्या स्टेप्स लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब देखिए आने वाले टाइम पे, जैसे यूपीएससी ने भी सवाल पूछा था, विंटर पॉपुलेशन विंटर, वाई? बिकॉज यू नो करियर कॉन्शियस ज़्यादा हो रहे हैं, डिलेड मैरिजेस हो रही है, तो टीएफआर भी 2.1 हो गया है, तो पॉपुलेशन इन फ्यूचर डिक्लाइन होगी और पॉपुलेशन की डेमोग्राफी भी चेंज होगी। जैसे हम साउथ में देख रहे हैं, सदर्न स्टेट्स हैं, या यूजुअली पॉपुलेशन थोड़ा स्टेबल हो गई है और इनफैक्ट डिक्लाइनिंग के ट्रेंड भी है। हम वेरियस जो हमारी रिलीजन्स भी हैं, रिलीजन कम्युनिटी में भी देखें तो पारसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। पारसी की कम्युनिटी कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, तो हम जियो पारसी स्कीम लेके आए हैं। सो अगर आप डिफरेंट रिलीजन्स में भी देखोगे तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बहुत अनइवन है। अलग अलग रिलीजन में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत अनइवन है, तो आने वाले टाइम पे ये डेमोग्राफी को चेंज करेगा। सो दिस इज द थिंग। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, हमारे पास वर्किंग हैंड नहीं बचेंगे। तो द थिंग इज स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। पॉपुलेशन इज समथिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक स्टेबल वायबल पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट। कोरोना वैक, दिस इज इनएक्टिवेटेड कोविड-19 है। कैटरपिलर फंगस कैन स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स, तो ये एक अभी स्टडी है। डे टाइम स्लीपीनेस में बी टाइड टू डेमेंशिया सिंड्रोम। डीएनए एविडेंस ऑफ पीपल बेरिड इन वॉल्केनिक इरप्शन, ये इटली का वॉल्केनिक इरप्शन है, पोम्पे में जो हुआ था, डीएनए टेस्ट हुआ है। दैट डायनासोर्स जो हैं वो भी इस टाइप के जो वॉल्केनिक इरप्शंस थे उसमें लाइक दे गॉट कॉट, और फिर वो लाइक दिस दिस जो डायनासोर्स है वो फॉसिल में कन्वर्ट हो गए। तो डिड द वर्ड बेस्ट प्रिजर्व डायनासोर रियली डाई इन पोम्पाई टाइप इवेंट्स? तो अभी इस पे एक स्टडी है, माउंट वेसुवियस हुआ, ये सब इटली है, इटली का। वॉच टावर ऑफ इटली किसे बोलते हैं? मेडिटेरेनियन, वॉच टावर ऑफ मेडिटेरेनियन। तो कई बार क्या होता है, मैमल्स इंसेक्ट्स उसमें स्टक हो जाते हैं और फिर वो प्रिजर्व रहते हैं, और फिर आने वाले टाइम पे वो फॉसिल्स के रूप में हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। टीबी एलिमिनेशन है। डोमेस्टिक सेवर है, मेडिकल डिवाइस का बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है हम। देन दिस इज द प्रॉब्लम। ये जैसे अभी रेलवे स्टेशन पे हुआ पाकिस्तान में, टेररिज्म इज बैड। इवन पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेररिस्ट पॉलिसी। ये एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है टेररिज्म। सो टेररिज्म की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। देन ये स्पोर्ट हो गया। देन इसके बाद ये हिमाचल में बिर में स्काईज हैव लिमिट्स, तो यहाँ पर दिस ऑल टाइप ऑफ पैराग्लाइडिंग एंड ऑल वर्ल्ड कप अभी हो रहा है, और डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पे हो रहा है। दिस इज स्पोर्ट्स टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म। सो सी आज है 13th, आज 13th है ना, आज क्या है, हाँ आज 13th है, और अभी हमारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाता है। मैं इसके सारे नोट्स भी शेयर कर दूंगा। अब हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा रेगुलर रहेंगे न्यूज़पेपर एंड अदर क्लासेस में भी। So this completes our today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe. If you have any query, text me on WhatsApp. Take very good care of yourself.